तो हम शुरू करते हैं पेपर 2 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका यूनिट 1। आपको इंडेक्स भेज दिया है ऐप पे, तो आप इंडेक्स में देखेंगे ये है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 ऐसे इंडेक्स, उसमें से यूनिट 1 ये है। तो ये जो पेपर 2 है, पहले ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमारे पूरे पेपर का ही नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली ये रिलेटेड है स्पेस साइंस से, जो स्पेस साइंस पूरा डेवलप हुआ है कि आज हम यहाँ बैठे बता सकते हैं कि मार्स कितने दूर है, मार्स मंगल ग्रह कितने दूर है, मून की क्या प्रॉपर्टी जो हमको पता है, और पूरा जैसे कि एक रॉकेट लॉन्च करते हैं उसके लिए जो भी कैलकुलेशन सब लगते हैं। तो ये जिस तरीके से डेवलप हुआ उसका बेसिक क्या था, जो न्यूटन और सर आइंस्टाइन ने स्टडी किया, उससे पूरा रिलेटेड, स्पेस साइंस से रिलेटेड उसका ये बेसिक्स है। इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग बेसिक्स, इट इज लाइक ABCD। हम इंग्लिश पढ़ रहे तो हम सबसे पहले ABCD पढ़ते हैं, तो हम स्पेस साइंस में देखना चाहते हैं, पूरा आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज हो, तो हमको पहले उसका बेसिक समझना है। दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। तो यूनिट 1 है फाउंडेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हमको देखना है। सो व्हाट इज न्यूटोनियन मैकेनिक मीन्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, हियर करेक्शन, इट इज न्यूटोनियन, NIAN चाहिए यहाँ पर, NIAN इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। Newtonian mechanics. Okay, so the theory of absolute space and time is called as Newtonian mechanics. What is the meaning of absolute space and time? Generally हम ये मानते हैं कि space means 3 dimension जो जगह होती है, and time कैलकुलेशन जो होता है वो absolute होता है, मतलब फिक्स हम मानते हैं, है ना। तो that is where जहाँ ये absolute होता है, that is called as Newtonian mechanics. तो absolute कहाँ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि हम रेस्ट में है ना, मानते हैं हम ये रेस्ट में है, बट इट इज नॉट ट्रू कि हम रेस्ट में है। यू नो व्हाई? हमारी अर्थ भी रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन, रोटेट हो रही है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रेस्ट में है, बट एक्चुअली पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो कुछ भी रेस्ट में नहीं है। हर एक प्लैनेट मोशन में है, पूरा का पूरा गैलेक्सीज भी मोशन में होता है, शायद आपको ये पता है। तो कोई तो भी एक रिलेटिवली हमको, जहाँ ये सब स्टडी हम कर रहे हैं, तो एक रिलेटिव किसी को तो भी फिक्स मानना है। तो जैसे हम हमारी बात करते हैं, तो हम अर्थ पे जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी कैलकुलेशंस के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें हम खुद के हिसाब से हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट, मतलब हम हमारे लिए अंडर दिस ऑब्जर्वेशन हम बोलेंगे कि हम फिक्स है, हमारा स्पेस फिक्स है, और हमारा टाइम कैलकुलेशन, मतलब जो टाइम ऑब्जर्वेशन है वो भी फिक्स है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम। सो जहाँ एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम होता है, दैट mechanism all is called as Newtonian mechanics. Newton's laws of motion ये सबको पता है, 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ, द बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स। यू वेरी वेल नो दिस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है बॉडी, वो कंटिन्यू रहेगा, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब जो भी उसका मोशन है, तो वो मोशन में रहेगी बॉडी। तो either it will be in the rest or in the uniform motion unless acted upon by external unbalanced force, मतलब जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट नहीं होता है, तो दैट बॉडी विल बी इन द रेस्ट यदि वो रेस्ट में है, और इन द मोशन यदि वो मोशन में है। यू वेरी वेल नो दिस लॉ। जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल कि हम कोई बॉल को यदि स्पिन करते हैं, है ना, सरफेस पे, तो वो रुकता है। क्यों? स्पिन करने के लिए तो आपने फोर्स दिया, क्योंकि पहले वो रेस्ट में था, तो मोशन के लिए आपने फोर्स दिया। मोशन में आने के बाद वो स्पिन हो रहा है, और फिर वो रुकता भी है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है टेबल का, वो उसे रोकता है। तो यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो वो घूमते ही रहता, और यदि हम उसको फोर्स ना देते तो वो रेस्ट में ही रहता है। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकली ये करने के लिए हमको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ एक्स्ट्रा जो फोर्सेस है ना, अनबैलेंस फोर्स जो हमने लिखा वो है ही नहीं, तब हम ऐसा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्थ के ग्रेविटी के बाहर जाओ, और यदि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे दो आप, तभी उस मोशन को रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि आप अर्थ के ग्रेविटी की फील्ड के बाहर हो। तो जिस डायरेक्शन में आपने उसको फेंक दिया है, उस ऑब्जेक्ट को, वो उसी डायरेक्शन में जाते रहेगा, और जिस तरीके से, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका, उसी वेलोसिटी से वो जाते रहेगा। तो दैट इज द थिंग हियर, कि जब तक कोई फोर्स उसको ना मिले, वो रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। वेरी सिंपल लॉ फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। Then second,
The rate of change of momentum of a body is proportional to the impressed force and takes place in the direction of force means this. P means here momentum. dp by dt is equal to f. Proportionality constant हमने यहाँ 1 माना है, तो dp by dt f है, यहाँ p का मतलब मोमेंटम है, f का मतलब impressed force है, यही इस लॉ का मतलब है. Rate of change of momentum. When we say rate means it is the time derivative of what momentum. वो proportional होता है f को. This is a law. dp by dt is equal to f here. Then we know momentum is what? Mass into velocity. momentum की जगह mass into velocity लिखा है, mass constant है इसलिए बाहर, तो क्या है फिर d by dt of v, मतलब velocity का time derivative equal to f. now d by dt of v क्या होता है? acceleration होता है, इसलिए ये हो गया यहां पर m into a equal to f. तो यहां पर a का मतलब क्या है? acceleration of the body. ठीक है, सो एफ इज एम ए. तो ये है इसका सेकंड लॉ का मीनिंग. देन थर्ड लॉ इज वेरी वेल फेमस, आप सबको बचपन से ही पता होगा. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. या एक्शन का मतलब एक फोर्स है और रिएक्शन का भी मतलब उसका अपोजिट फोर्स है. बेसिकली इसका मतलब है कि टू एवरी फोर्स, एक्शन मतलब फोर्स, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. दूसरा एक फोर्स होता है, कोई भी फोर्स के साथ एक पेयर फोर्स हम कह सकते हैं जो अपोजिट होता है, वो हमेशा होता है. जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है इसके लिए, आप सर्कुलर मोशन में हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो फोर्स होते हैं. आपने बॉल को थ्रो किया दीवार पे तो वो वापस भी आता है, क्योंकि बॉल का जो सरफेस है उसके वजह से एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है. तो हर एक एक्शन मतलब फोर्स को उसका रिएक्शन मतलब अपोजिट फोर्स भी होता है. दिस इज थर्ड लॉ. नाउ व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वी विल सी. द रेफरेंस सिस्टम वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इज कॉल्ड एज inertial frame of reference or Galilean frame. Newton's first law of motion is valid. What is first law of motion? कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, या रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा जब तक एक्स्ट्रा फोर्स ना मिले. तो जहां पर ये लॉ ट्रू है, फर्स्ट लॉ, दैट लॉ फ्रेम मतलब दैट हियर फ्रेम का मतलब है एक सिस्टम है ना, एक वी कैन से एक वर्ल्ड, एक सिस्टम, एक पूरी तरीके से एक दुनिया भी आप बोल सकते हो. तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर फर्स्ट लॉ ट्रू होता है, दैट फर्स्ट लॉ हियर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड. दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो कहाँ नहीं होता है ये आपको आगे पता चलेगा इसी यूनिट में आगे भी, कि कहाँ नहीं होता है ट्रू. अभी हम डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज आपको समझेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ जाएगा कि कहाँ इनर्शियल फ्रेम में, मतलब हम कहते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ट्रू है, तो सवाल आता है मन में कि कहाँ ट्रू नहीं होता है. सर फर्स्ट लॉ ट्रू है, उस सिस्टम को हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, तो कहाँ ट्रू नहीं होता है. तो कहाँ ट्रू नहीं होता ये भी हम देखने वाले इस यूनिट में आगे. एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम? ऑब्वियसली इसका अपोजिट जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं होता है. द रेफरेंस सिस्टम वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऑल एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल हमने बाय डेफिनेशन तो पढ़ा है, एग्जाम में आएगा तो आपको ऑब्वियसली ये लिखना है. बट क्या होता है ये, इसके लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. ओके, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल. जस्ट एन एग्जांपल समझने के लिए, कि हम कहते हैं कि हमने कोई ऑब्जर्व किया है स्पेस में, एक आधा इवेंट पकड़ लो कि सन ये गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी के बाद भी बहुत सारी गैलेक्सीज है. तो हम जो भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ बोलते हैं, मतलब जो भी कैलकुलेशंस हम फोर्स के लिए लेते हैं वो हम अर्थ पे ले रहे हैं. हमारी जो ग्रेविटी है अर्थ की, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है. उस सिस्टम में जो फोर्स है और उस सिस्टम में जो फोर्स डेवलप होते हैं अपोजिट वगैरह ग्रेविटी के कारण और एक्सेट्रा वहां पर. बट सन पर या और किसी सरफेस पे, जैसे मून पे क्या हो रहा है, किस तरीके के फोर्स है, वो उस सिस्टम के लिए ट्रू है वहीं पे. बट हम यहाँ के कैलकुलेशन के हिसाब से वहां के कैलकुलेशन कर पाएंगे क्या? नहीं. तो इस रेफरेंस के लिए मतलब यहां से अर्थ पे बैठकर मून या मार्स या और कोई भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. तो एक छोटा सा फर्क है. इनर्शियल मतलब जिस फ्रेम में हम है, जिसके कैलकुलेशन, फिजिकल कैलकुलेशन हम करते हैं उसी फ्रेम के लिए. नॉन इनर्शियल मतलब जो फ्रेम मोशन में है, जैसा यहाँ लिखा है ऑल एक्सेलरेटेड, यू कैन सी हियर इन द बिलो. ओके, ऑल एक्सेलरेटेड मतलब जो फ्रेम मोशन में. तो हम बोल रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं,
मतलब मून क्या है हमारे लिए, मोशन में है, इसलिए वो नॉन इनर्शियल हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट जैसा मार्स हो गया, एस्टेरॉइड्स आते हैं बहुत सारे, वो भी हमारे हिसाब से मोशन में, एक्सेलरेशंस में, तो वो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया हमारे हिसाब से। तो ये पर्सपेक्टिव डेफिनेशन है ये, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हम इनर्शियल या नॉन इनर्शियल बोलेंगे, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो इन डिटेल आपको आगे भी ये समझ में आएगा। नेक्स्ट एक जेन्युइन क्वेश्चन है, विंटर 18 और समर 17 में आया है, डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्ट आपने जो अभी डेफिनेशन देखी है वो, एंड प्रूव दैट एंड इन एन इनर्शियल फ्रेम द बॉडी which is not under the influence of any force will move in a straight line with uniform velocity. So first we have to write the definition here and what is the proof we will see. So definition जो हमने अभी लिखी है, the reference system where Newton's first law of motion is valid. The reference system where Newton's first law of motion is valid is called as inertial frame of reference or also called as Galilean frame. फॉर इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट लॉ ट्रू होता है, तो उसी का डिपेंडेंट सेकंड और थर्ड लॉ है। तो सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं कि dp by dt इक्वल टू एफ, जस्ट हमने देखा है सेकंड लॉ का ये मैथमेटिकल मीनिंग होता है। तो हमने यहाँ p के जगह क्या रखा है, m इंटू ही रखा, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, देन मास इज कांस्टेंट, मास ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप डेरिवेटिव के बाहर लेते हो तो बचता है dv by dt and dv by dt m into dv by dt f है। Now since it is given in the question कि the body is not under the influence of any force, बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब फोर्स जीरो है, तो आपने यहाँ रखा फोर्स के जगह जीरो, तो m into dv by dt क्या हो गया, यहाँ आपने रखा जीरो। देन बिकॉज m मास है, दैट कैन नॉट बी जीरो, ये मास कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं हो सकता, मास जीरो का मतलब बॉडी नहीं है ना, तो मास जीरो नहीं हो सकता। दोनों का प्रोडक्ट, ये m और dv by dt का प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन एक वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी वैल्यू जीरो है, दैट इज dv by dt इक्वल टू जीरो। नाउ सिंस डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी इज जीरो, डेरिवेटिव किसका जीरो होता है, कांस्टेंट का है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जिसका डेरिवेटिव जीरो है वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ एक का मतलब है कांस्टेंट वेक्टर, जो आपका एक प्रूफ था, आपको प्रूव करना था कि बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, जो आपने यहाँ प्रूव कर लिया वन में। ना v क्या होगा, dr by dt, वी नो दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो v के जगह हमने रखा dr by dt, dt इस साइड में ट्रांसफर किया और उसके बाद इंटीग्रेट किया, तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, इंटीग्रेशन करने पर a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और इंटीग्रेशन किया इसलिए और एक कांस्टेंट ऐड होगा जो यहाँ पर वेक्टर b है। नाउ ये 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है, इट इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन r इक्वल टू वेक्टर a t प्लस b, ये एक लाइन का इक्वेशन होता है 3 डायमेंशन में, मतलब स्पेस में, और इसको हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन। तो ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, 12th का बेसिक्स आप पढ़ेंगे तो ये समझेगा, ये लाइन का इक्वेशन होता है। इससे ये साबित होता है इक्वेशन 2 से कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या साबित होता है, 2 से ये साबित होता है, वी कैन प्रूव दैट और वी कैन से दैट द बॉडी विच इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन 2 से जैसे मैंने कहा कि ये एक लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का, इससे साबित होता है कि बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी हमने कहा प्रूव किया इक्वेशन 1 में ही है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये प्रूव करना था, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। थैंक यू।